स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे 18, 19 और 20 तारीख के करंट अफेयर। जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ी देर पहले अपलोड हुए थे 16 और 17 तारीख के करंट अफेयर। उसके बाद मैंने कहा था कि 18, 19 के करंट अफेयर जो है 18, 19, 20 के वो भी आज ही आपको मिल जाएंगे। और उसी कड़ी में देखा जाए ये 18, 19, 20 तारीख के करंट अफेयर है। इसकी क्लास पीडीएफ पीपीटी इत्यादि प्राप्त करने के लिए हमारा जो पैकेज है मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रिंटेबल पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं हमारे पैकेज में एनरोल है और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रिंटेबल पीडीएफ यदि प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर जुड़िएगा। और हेल्पलाइन नंबर हमारा क्या है बताएं? बताइए। 9792276999। ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करेंगे, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा जहां से आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है, अन्य कोई भी क्वेरी होती है आपकी, किताबों से रिलेटेड क्वेरी है या रिवीजन सीरीज से रिलेटेड क्वेरी है या वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप यहीं पर कॉल कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको यहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारी जो सपोर्ट टीम है, सपोर्ट टीम बहुत फ्रेंडली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे ऑफिस जो टाइम है ये 12 से लेकर रात के 8 बजे तक है। ठीक है, दोपहर में 12 बजे से रात के 8 बजे के बीच में आप कभी भी कॉल करेंगे तो आपको तुरंत रिस्पांस मिलेगा और आपकी सारी क्वेरी को यहीं पर देखा जाए शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। आप 12 से 8 का मतलब ये नहीं होता कि आप रात के 11 बजे फोन करना स्टार्ट करेंगे हेल्पलाइन नंबर पर। जब आप रात के 11 बजे हेल्पलाइन नंबर फोन करना स्टार्ट करेंगे, 9 बजे रात को फोन करना स्टार्ट करेंगे, 10 बजे स्टार्ट करेंगे, तो वो फोन कोई उठाएगा नहीं। ठीक है, और उसके बाद फिर आप मैसेज करते हैं कि सर हम हेल्पलाइन नंबर पे मिस कॉल, मतलब रात को कॉल कर रहे थे, 12 बजे रात को कॉल कर रहे थे, कोई उठा नहीं रहा था। तो कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप कभी भी कॉल करें, आपके सारे जो क्वेरी होंगी उनको शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे चर्चा करते हैं। देखा जाए यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए उनको एक एक कर देखते हैं और आपके परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। पहली खबर क्या है? पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। अब ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। कब की गई इसकी शुरुआत? तो देखा जाए 17 सितंबर को। ठीक है, 17 सितंबर को इसकी शुरुआत की गई है। परीक्षा हमसे डायरेक्टली पूछेगा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कब की गई? 17 सितंबर को की गई। किसके द्वारा की गई है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। और 17 सितंबर के दिन ही क्यों की गई? 75वां जन्मदिन था मोदी जी का। और इसी अवसर पर देखा जाए यादगार बनाने के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत भी की गई है। देखा जाए तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान जो है ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच चलेगा। कब से कब तक? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच इसको चलाया जाएगा। महिलाओं, बच्चों और परिवार के स्वास्थ्य पर केंद्रित है ये। ठीक है, देखा जाए तो इसके तहत देश भर में 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें एनीमिया, कैंसर, डायबिटीज, टीबी, पीसीओडी और मानसिक स्वास्थ्य की जांच होगी। ठीक है, तो यहां पर जो ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान है, इसके तहत बेसिकली फोकस किया जाएगा महिलाओं, बच्चों और परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें पूरे भारत भर में 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जहां पर एनीमिया, कैंसर, डायबिटीज, टीबी, पीसीओडी, मानसिक स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। देखा जाए तो अभियान में मातृत्व देखभाल, बाल पोषण, जागरूकता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, साथ ही साथ स्वयं सेवकों के सहयोग से इसको बढ़ावा दिया जाएगा। यहां पर चर्चा करें तो यह अभियान 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के साथ आयोजित हो रहा है। ठीक है, 8वां राष्ट्रीय पोषण माह है, उसी के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। और देखा जाए तो 2047 तक महिलाओं को सशक्त बनाकर स्वस्थ भारत के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित करता है। ये जो अभियान है, यहां पर देखा जाए मोदी जी के द्वारा यह लक्ष्य निर्धारित किया गया, लाल किले के प्राचीर से घोषणा की गई थी कि 2047 तक महिलाओं को सशक्त बनाकर स्वस्थ भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा गया भारत के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है? 2035 तक एआई से भारत की जीडीपी में 500 से 600 बिलियन डॉलर का इजाफा। ठीक है, 2035 तक देखा जाए 500 से 600 बिलियन डॉलर का इजाफा होगा एआई के माध्यम से। यहां पर चर्चा कर ले तो नीति आयोग की रिपोर्ट है एक, एआई फॉर विकसित भारत।
ठीक, ये रिपोर्ट याद रखना, एआई फॉर विकसित भारत। और देखा जाए तो इस पॉइंट को जब आप एआई से रिलेटेड कोई निबंध आएगा आपके मुख्य परीक्षा में, ठीक है, अब मुख्य परीक्षा में निबंध आता है, अब निबंध में लोग लिखना क्या स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जर्नली निबंध लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जर्नल सा कि एआई ऐसा कर देगा, एआई लोगों की नौकरी छीन लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, एआई बहुत फायदा कर रहा है, ऐसे बना रहा है, वैसे चीजें बना दे रहा है, ये सब चीजें लिखने लगते। भैया ये सब चीजें लिखनी नहीं होती हैं, ठीक है, समझाने के लिए दो चार आप कहानी वैसे लिख दे तो ठीक है, लेकिन आपको डाटा फैक्ट की आवश्यकता निबंध में भी पड़ती है। अब निबंध में रिपोर्ट आप मेंशन करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, और नीति आयोग का रिपोर्ट हो तो सुभान अल्लाह। यहां पर देखा जाए नीति आयोग की रिपोर्ट है एआई फॉर विकसित भारत। देखा जाए इसके अनुसार उद्योगों में तेजी से एआई को अपनाने से 2035 तक भारत की जो जीडीपी है इसमें 500 से 600 बिलियन डॉलर, लगभग 44 से 53 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है। देखा जाए तो बड़े स्टेम कार्यबल, बढ़ते आरएनडी और डिजिटल क्षमताओं के साथ भारत वैश्विक एआई मूल्य पूल का 10 से 15% हिस्सा हासिल कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एआई वित्तीय सेवाओं और निर्माण क्षेत्र में उत्पादकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है, जो इन क्षेत्रों की जीडीपी में 20 से 25% तक योगदान करा सकता है। साथ ही साथ नई तकनीकी नौकरियां पैदा करेंगी, कम स्किल वाली नौकरियां को प्रभावित भी करेंगी। देखा जाए जो नई तकनीकी है, जिसको एआई का नॉलेज होगा, भविष्य में अगर आपको एआई स्किल्ड आप है, ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र में आप तेजी से ग्रो करेंगे। अगर आप स्किल्ड नहीं हैं, आप पीछे जा रहे हैं, आप वही ट्रेडिशनल चीजें हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं, और ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो करते करते आप जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो भविष्य में देखा जाए आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। यानी कम स्किल वाली नौकरियां जो है ये प्रभावित भी करेगा, ठीक है। एआई संचालित वृद्धि से भारत की जीडीपी जो है यहां पर 6.6 ट्रिलियन से बढ़कर 8.3 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। इससे क्षेत्र विशेष रणनीति एवं अत्याधुनिक नवाचारों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं। इन रिपोर्ट की मुख्य बातों को आप अपने निबंध में मेंशन कर सकते हैं, या आपसे सवाल पूछ लिया जाए जीएस पेपर 3 में, वहां पर भी आप इन सारे पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड। अब राष्ट्रीय मखाना बोर्ड देखा जाए पहले से ही पता था, बजट में घोषणा की गई थी कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड कहां पर बनेगा, जाहिर सी बात है बिहार में बनेगा। जो बिहार का मिथिलांचल क्षेत्र है वहीं पर मखाना बहुत अधिक होता है, मिथिला का मखाना फेमस भी है, जीआई टैग भी मिला हुआ है। चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में, कहां पर, पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लोग टिक क्या कर देते हैं, दरभंगा, ठीक है, मधुबनी, पटना, इसमें आप टिक करके चले आएंगे, दरभंगा, मधुबनी, पटना में। जबकि ऑप्शन सही क्या होगा, पूर्णिया ऑप्शन सही होगा। पूर्णिया में देखा जाए तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड स्थापित किया गया। और यहीं पर देखा जाए जैसे दो बोर्ड है, अब यहां पर दो बोर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक हल्दी बोर्ड, ठीक है, और मखाना बोर्ड। जो मखाना बोर्ड है यहां पर देखा जाए मखाना बोर्ड, अब ये मखाना बोर्ड तो पूर्णिया में स्थापित कर दिया गया। जो हल्दी बोर्ड है, हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, तो हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है तेलंगाना में। तेलंगाना में कहां पे, निजामाबाद, ठीक, निजामाबाद तेलंगाना में हल्दी बोर्ड है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन, तो हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष है पल्ले गंगा रेड्डी, ठीक है, पल्ले गंगा रेड्डी यहां पर अध्यक्ष है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जो हल्दी बोर्ड था इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, इसका उद्घाटन किया था अमित शाह ने, अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। जबकि जो मखाना बोर्ड है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, पीएम मोदी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं, तो इस बोर्ड के लिए देखा जाए तो 475 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों को बेहतर तकनीकी और बाजार तक पहुंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहां पर बात कर रहे हैं मखाना, जिसे फॉक्सनट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मखाना को इंग्लिश में, मखाना को इंग्लिश में आप कहते हैं फॉक्सनट, ठीक है। मुख्य रूप से बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में उगाया जाता है और यह स्वास्थ्यवर्धक सुपर फूड भी है, ठीक।
देखा जाए तो इस पहल से किसानों की आय बढ़ने, वैश्विक मान्यता मिलने और बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत होने की और उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हैं मिथिलांचल का जो मिथिला मखाना है उसको ऑलरेडी जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए हम बात कर लेते हैं। अमित शाह ने अहमदाबाद में देश के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो जो हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा अहमदाबाद में देखा जाए तो देश के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। पॉइंट क्या है यहां पर देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया है। ये देश का सबसे बड़ा खेल परिसर जो है, इसका नाम क्या है, परीक्षा में आपसे पूछे डायरेक्टली इसका क्या नाम है, तो ये वीर सावरकर खेल परिसर है। ठीक है, वीर सावरकर खेल परिसर, और इसका उद्घाटन किसने किया है, अमित शाह के द्वारा किया गया है। यहां पर बात कर ले तो 825 करोड़ रुपए की लागत से बना यह भारत का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक खेल परिसर है, जिसमें ओलंपिक स्तर के एरिना, एक्वेटिक कॉम्प्लेक्स, एथलीट हॉस्टल, पर्यावरण अनुकूल ढांचा शामिल है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो ओलंपिक स्तर की एरिना बनी हुई है, एक्वेटिक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जहां पर स्विमिंग इत्यादि की जो प्रतियोगिता होती है वो भी यहां पर हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए एथलीट हॉस्टल भी यहां पर, और पर्यावरण अनुकूल ढांचा सम्मिलित है। यह परिसर अहमदाबाद को एशिया का खेल राजधानी बनाने और भारत की 2036 ओलंपिक की मेजबानी है उसकी दावेदारी को और मजबूत करेगा। ठीक है, और इसी वजह से ये खेल परिसर इंपॉर्टेंट हो जाता है। परीक्षाओं से डायरेक्टली पूछेगा कि देश का सबसे बड़ा खेल परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया है, अहमदाबाद में किया गया है। ठीक, और ये इसका नाम क्या है, इसका नाम वीर सावरकर खेल परिसर है, और उद्घाटन किसने किया है, तो उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया है, जो भारत की जो दावेदारी है ओलंपिक के लिए उसको और मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है, आनंद कुमार वेलकुमार। ठीक, ये आनंद कुमार वेलकुमार जो है, इन्होंने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। पहली बार है कि भारत ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इसी वजह से इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। पहली बार भारत ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। देखा जाए तो आनंद कुमार वेलकुमार ने इतिहास रचते हुए भारत का पहला स्वर्ण पदक स्पीड स्केटिंग में जीता है। 22 वर्षीय आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में जी बुदोई चीन में आयोजित हुई सीनियर पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल की है। यह भारत के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि देश में पहली बार इस खेल में विश्व खिताब जीता है। ठीक है, यहां पर बात कर ले, इससे पहले इसी चैंपियनशिप में जो आनंद कुमार है, इन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता था और भारत के लिए एक उपलब्धि दर्ज की थी। और अब देखा जाए तो गोल्ड मेडल जीतकर खिताब हासिल कर दिया और इतिहास रच दिया है, क्योंकि भारत ने पहली बार स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। फ्रीडम एज 2025 अभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं। अब ये जो फ्रीडम एज 2025 अभ्यास है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देख लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने, ठीक है, जो फ्रीडम एज अभ्यास है ये किसके किसके बीच, याद रखना, ये दक्षिण कोरिया, ठीक है, प्लस जापान प्लस यूएसए, इन तीन देशों के बीच होने वाला अभ्यास है। परीक्षा पूछेगा कि दक्षिण जो फ्रीडम एज है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्रीडम एज अभ्यास में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया, जापान और यूएसए जो है ये पार्टिसिपेट किए, और इनके अलावा देखा जाए एक नाम ऑस्ट्रेलिया दे देगा। ठीक, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया यहां पर पार्टिसिपेट नहीं किया है, इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया है। देख लेते हैं यहां पर, तो दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने 15 से जो जेजो द्वीप के पास अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में 5 दिवसीय त्रिपक्षीय अभ्यास फ्रीडम एज 2025 शुरू किया है। ठीक है, और इसका आयोजन जो था 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आयोजित किया गया। यहां पर देखा जाए यह पहला ऐसा अभ्यास है जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभाला है। इस अभ्यास में नौसैनिक, हवाई, साइबर संचालन शामिल है, जैसे मिसाइल रक्षा, हवाई सुरक्षा, चिकित्सा निकासी, समुद्री सुरक्षा, जिसका उद्देश्य उत्तर कोरिया की मिसाइल और परमाणु खतरों के खिलाफ सैन्य सहयोग एवं क्षमता को बढ़ावा देना है। बेसिकली फोकस यहां पर किया गया है कि उत्तर कोरिया अगर मिसाइल हमला करता है दक्षिण कोरिया पर, तो किस प्रकार से जो बचाव कार्य है वो किए जाए, जो सुरक्षा कार्य है वो किए जाए, और रिटेलिएट कैसे करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर अभ्यास की गई हैं। ठीक है, और ना सिर्फ देखा जाए यहाँ पर दक्षिण कोरिया, चीन का जो बेसिकली यहाँ पर जो टारगेट है वो था ताइवान का, इशू है ताइवान का, कि ताइवान को कैसे बचाया जाएगा, उस पर फोकस करना है। लेकिन अब चीन को तो बताया नहीं जाएगा कि हम ऐसा करने जा रहे हैं कि ताइवान को पे जब आप अटैक करेंगे तो हम कैसे क्या करेंगे, उसके लिए अभ्यास कर रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि दक्षिण कोरिया जो है
दक्षिण कोरिया को कहा कि उत्तर कोरिया जब हमला करेगा, परमाणु हमला करेगा, अक्सर आए दिन वो धमकी देता ही रहता है दक्षिण कोरिया को, उत्तर कोरिया। किम जोंग उन जब चाहते हैं सुबह सुबह उठे फिर धमकी दे दिए कि परमाणु दाग देंगे, परमाणु हमला कर देंगे, ठीक है। तो नाम लगाया गया कि हम वहां से सुरक्षा चाहते हैं उत्तर कोरिया से, जबकि दोनों एंगल यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखा जाए अगली खबर क्या है। कार्लोस फिलिप जारमिल्लो को वर्ल्ड बैंक के ईस्ट एशिया पैसिफिक क्षेत्र का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो कार्लोस फिलिपे जारमिल्लो है, इनको क्या बनाया गया है, इनको देखा जाए जो वर्ल्ड बैंक के ईस्ट एशिया और पैसिफिक क्षेत्र है इसका उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। चर्चा कर लेते हैं। तो कोलंबिया के हैं ये कार्लोस फिलिपे जारमिल्लो। इनको 15 सितंबर 2025 को वर्ल्ड बैंक के ईस्ट एशिया एवं पैसिफिक क्षेत्र का उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सिंगापुर स्थित यह 23 देशों का 32 बिलियन के पोर्टफोलियो की निगरानी करेगा। जारमिल्लो के पास देखा जाए 20 वर्ष से अधिक का वैश्विक अनुभव है, जिसमें उन्होंने पहले लैटिन अमेरिका और कैरिबियन का संचालन का प्रबंधन भी किया है। देखा जाए तो यह इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, सतत ऊर्जा, मानव संसाधन विकास और डिजिटल रूपांतरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरपुर बिहार का, इसने इंस्पायर अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मुजफ्फरपुर ने जो इंस्पायर अवार्ड 2025 है इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। और यहाँ पर देखा जाए इसने बेंगलुरु अर्बन, बगलकोट, जयपुर, लखनऊ इत्यादि को भी पीछे छोड़ दिया है। चर्चा कर लेते हैं। तो मुजफ्फरपुर बिहार ने इंस्पायर अवार्ड 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है, जहां 7403 विद्यार्थियों ने नवाचारी विचार प्रस्तुत किए। इस तरह बेंगलुरु अर्बन जिसने 7306, बगलकोट जिसने 6826, जयपुर यहां पर देखा जाए 6311 और लखनऊ 6182 जैसे प्रमुख शैक्षिक हब को भी पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर बिहार का जो है इसने इंस्पायर अवार्ड में देखा जाए जो प्रमुख शैक्षणिक क्षेत्र है उन शैक्षणिक क्षेत्रों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। देखा जाए तो इंस्पायर अवार्ड जिसे मानक भी कहा जाता है, ये कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को रचनात्मक परियोजना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है और चयनित प्रतिभागियों को अपने मॉडल बनाने के लिए रुपए 10,000 की वित्तीय सहायता भी देता है, ठीक है। चलिए आगे देखें। सारनाथ के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर टैग की भारत की नई कोशिश। जो सारनाथ है, सारनाथ को देखा जाए तो अभी तक संभावित सूची में ही रखा है भारत ने, मतलब यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, ये संभावित सूची में ही शामिल है। और यहां पर देखा जाए यूनेस्को विश्व धरोहर की टैग के लिए भारत की नई कोशिश फिर से स्टार्ट कर दी गई है। चर्चा करते हैं यहां पर। तो भारत ने सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने के प्रयास को और तेज कर दिया है, जहां ने अपना उपदेश दिया था, जहां बुद्ध ने, ठीक है, किसने, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। यहां पर देखा जाए एएसआई अब पट्टिकाओं को अपडेट कर बाबू जगत सिंह को श्रेय देगा। जो सारनाथ है, सारनाथ की खोज करने का कार्य सबसे पहले किसने किया था, बाबू जगत सिंह ने किया था। कब, 1787-88 में। और अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने केवल ब्रिटिश अधिकारियों का नाम जो था सारनाथ को खोजने में उसको मेंशन किया, लेकिन अब जो एएसआई है, एएसआई के द्वारा पट्टिकाओं पर बाबू जगत सिंह का नाम मेंशन किया जाएगा, ठीक है। यहां पर देखा जाए 1998 से देखा जाए यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल सारनाथ 2025-26 के चक्र में नामित किया गया है। यह कदम भारत के स्वदेशी योगदान और विरासत की प्रामाणिकता पर बल देता है, ठीक है। यहां पर देखा जाए 2025-26 का जो चक्र है इसके लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किए जाने के लिए भारत के द्वारा फिर से नामित किया गया है। और ये 1998 से यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल है सारनाथ। चलिए आगे देखते हैं। विकसित भारत 2047 के केंद्र में नारी शक्ति। अब ये चर्चा में क्यों है, आइए देख लेते हैं। यहां पर बात कर लें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुपति में संसद एवं राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं में महिला सशक्तिकरण समिति के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ठीक है। तिरुपति में देखा जाए, तिरुपति में संसद तथा राज्य विधानसभाओं की देखा जाए जो महिला सशक्तिकरण समिति है उसके प्रथम सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। और इसी वजह से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है सम्मेलन की राज्य विधानसभाओं एवं संसद की महिला सशक्तिकरण समिति की पहली सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया था। यहां पर देखा जाए तो 2 दिवसीय यह सम्मेलन विकसित भारत के लिए महिला नेतृत्व वाला विकास विषय पर केंद्रित है, जिसमें जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग एवं उभरती तकनीक की चुनौतियों का सामना करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया, ठीक है।
देखा जाए तो सम्मेलन में देश भर के सांसद, विधायक, नीति निर्माता और महिला नेता शामिल हुए, जिससे महिलाओं के नेतृत्व को मजबूत किया जा सके और समावेशी नीति निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। आगे हम बात करें, यूरोपीय संघ ने भारत के साथ सहयोग मजबूत करने के लिए नई रणनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत की है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो यूरोपीय संघ है इसने भारत के साथ सहयोग मजबूत करने के लिए नई रणनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत की है। देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जैसा चाहते हैं कि जिस प्रकार से टैरिफ लगा रखा है अमेरिका ने, वैसा ही कुछ टैरिफ चाहते हैं कि यूरोपीय संघ के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो भी भारत के ऊपर टैरिफ लगा दें, जिससे भारत का व्यापार पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है, इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। भारत के जो संबंध है, जैसा देखा जाए कि भी फ्रांस की जो डसाल्ट कंपनी है उसको राफेल के लिए नया ऑर्डर मिल चुका है। ठीक है, जर्मनी के साथ देखा जाए हमारे रिश्ते और मजबूत होते जा रहे हैं। यूरोपीय संघ जो है वो नए तरीके से जो सहयोग है उसको मजबूत करने के लिए नई रणनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा है। अब यहां पर देखा जाए, चर्चा करते हैं पॉइंट्स पर। तो यूरोपीय संघ ने रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग को और गहरा करने के लिए नई रणनीतिक रूपरेखा लॉन्च की है। इस रूपरेखा पर फोकस देखा जाए सुरक्षा, कनेक्टिविटी, समृद्धि, प्रौद्योगिकी, बहुपक्षीय सहयोग पर है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, इंडो पैसिफिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त कार्रवाइयों को प्राथमिकता दी गई है। ईयू का लक्ष्य क्या है, तो 2025 के अंत तक भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है, जिसे विश्व की सबसे बड़ा समझौता माना जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा समझौता माना जा रहा है। जबकि ट्रंप चाहते हैं कि भारत पर टैरिफ लगा दिया जाए, उधर यूरोपियन यूनियन चाहता है कि हम ट्रेड डील कर ले भारत के साथ। आगे देखें, भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी को मजबूती। ठीक है, भारत और डेनमार्क के बीच देखा जाए जो हरित रणनीतिक साझेदारी है उसको और मजबूती दी जा रही है। चर्चा कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनिश प्रधानमंत्री मत्ते फेडरिक्सन के साथ टेलीफोनिक बातचीत की, जिसमें दोनों नेताओं ने भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई है। यहां पर देखा जाए उन्होंने व्यापार, निवेश, अक्षय ऊर्जा, सतत विकास एवं जलवायु कार्रवाई जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। ये साझेदारी 2020 में स्थापित हुई थी। ठीक है, याद रखना, परीक्षा अवसर डायरेक्टली पूछेगा कि भारत और डेनमार्क के बीच में देखा जाए तो हरित रणनीतिक साझेदारी कब स्थापित हुई थी, ये वर्ष 2020 में स्थापित हुई थी। और देखा जाए इसे मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से देखा जाए यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच में टेलीफोनिक वार्ता हुई है। और देखा जाए तो ये साझेदारी 2020 में स्थापित हुई थी, दोनों देशों में राजनीतिक सहयोग, आर्थिक विकास और हरित संक्रमण को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है। ठीक है, आगे देखें, भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 38वां स्थान हासिल किया है। भारत को देखा जाए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है, 38वां स्थान मिला है। चर्चा करें यहां पर तो भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 38वें स्थान पर पहुंच गया है, जो वर्ष 2020 के 48वें स्थान से बेहतर है। 2000 यहां पर देखा जाए 2025 में, ठीक है, 2025 में देखा जाए तो कौन सा स्थान मिला है, 38वां स्थान मिला है, जो 2024 में कौन सा स्थान था, 48वां स्थान था। ठीक है, 24 में 48वां स्थान था। आगे देखें, यह रैंकिंग सभी लोअर मिडिल इनकम अर्थव्यवस्थाओं और सेंट्रल साउदर्न एशिया में सबसे शीर्ष पर है। शीर्ष देश कौन कौन से हैं, तो शीर्ष देश यहां पर देखा जाए स्विट्जरलैंड का पहला स्थान, स्वीडन का दूसरा, अमेरिका तीसरा, दक्षिण कोरिया चौथे नंबर पर है, सिंगापुर का पांचवा, यूनाइटेड किंगडम का छठवां, फिनलैंड का सातवां, नीदरलैंड का आठवां, डेनमार्क का नौवां और चीन का देखा जाए 10वां स्थान है। वहीं भारत का 38 रैंक है। चलिए आगे देखते हैं। देखा जाए तो भारत और तकनीकी आउटपुट, भारत ज्ञान और तकनीकी आउटपुट जो है साथ ही साथ बाजार परिष्कार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, जबकि बिजनेस परिष्कार, इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाएं सुधार की दिशा में काम कर रही हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो भारत की रैंकिंग है वो दिनों दिन सुधार होती जा रही है। 2024 में जहां 48वें नंबर पर था भारत, अब कहां पर पहुंच गया, 38 पर पहुंच गया है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए अगले पॉइंट पर क्या है, अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो अपोलो टायर्स बना भारतीय क्रिकेट टीम का जर्सी प्रायोजक। अभी तक ड्रीम 11 जो था, ड्रीम 11, ठीक है, वो जर्सी प्रायोजक था। जो टी शर्ट होती थी, टी शर्ट पर जर्सी पर देखा जाए तो ड्रीम 11 लिखा होता था, लेकिन अब क्या लिखा होगा, अपोलो टायर्स लिखा होगा। अपोलो टायर्स जो है ये भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी प्रायोजक बन गई है। यहां पर देखा जाए अपोलो टायर्स ने भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी प्रायोजन की जिम्मेदारी एक ऐतिहासिक 5 वर्षीय समझौते के तहत हासिल की है। इसकी कीमत लगभग देखा जाए 579 करोड़ रुपए है और 31 मार्च 2028 तक प्रभावित रहेगा। यानी कि अपोलो टायर्स जो है ये 31 मार्च 2028 तक भारतीय टीम की जर्सी प्रायोजक रहेगी। यहां पर हम बात कर ले, जो ये समझौता है ये 140
मैचों को कवर करता है, जिसमें द्विपक्षीय श्रृंखला और आईसीसी आयोजन भी शामिल है। अपोलो प्रत्येक द्विपक्षीय मैच के लिए 4.5 करोड़ रुपए तथा प्रत्येक आईसीसी मैच के लिए 1.72 करोड़ रुपए, ठीक है, का भुगतान करेगा। यहां पर देखा जाए प्रायोजन अधिकार 16 सितंबर 2025 को हुए बोली प्रक्रिया के बाद लिया गया है, जिसमें अपोलो ने कैनवा यहां पर कैनवा ने बोली कितने की लगाई थी, 554 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। जेके सीमेंट ने 477 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, उसको पीछे छोड़ दिया है। अपोलो टायर्स का लोगो पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों की जर्सियों पर दिखाई देगा, जो भारतीय क्रिकेट में उनके पहले प्रायोजन का प्रतीक भी है। यानी कि पहली बार है अपोलो टायर्स जो प्रायोजन कर रहा है किसको, भारतीय टीम को, महिला और पुरुष दोनों को। यहां पर देखा जाए अभ्यास पैसिफिक रीच 2025। अब ये अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारतीय नौसेना के आईएनएस निस्तार ने जो देश में डिजाइन किया गया निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल है, सिंगापुर में आयोजित अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में भाग लिया। ठीक है, याद रखना जो अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था, सिंगापुर में किया गया था। और भारत की ओर से किसने यहां पर पार्टिसिपेट किया, आईएनएस निस्तार ने पार्टिसिपेट किया है। यहां पर देखा जाए इसमें जो ऑपरेशन पैसिफिक रीच 2025 था, इसमें 40 से अधिक देश पार्टिसिपेट कर रहे थे। बहुराष्ट्रीय बहुपक्षीय अभ्यास था। आईएनएस निस्तार देखा जाए तो डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल्स के लिए जो मॉनशिप है, ठीक है, मॉनशिप के रूप में कार्य करेगा और पनडुब्बी बचाव अभ्यासों तथा विशेषज्ञों के आदान प्रदान में हिस्सा लेगा। यहां देखा जाए तो यह अभ्यास 2 चरण में आयोजित किया जाएगा। हार्बर फेज, जिसमें चर्चाएं, संगोष्ठियां और क्रॉस डेक विजिट शामिल है। साथ ही साथ देखा जाए यहाँ पर देखें तो सी फेज, हार्बर फेज और सी फेज हो। हार्बर फेज में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर चर्चाएं होती है, संगोष्ठियां होती है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। जो सी फेज होता है, यहाँ पर देखा जाए जो बचाव कार्य है, जिसमें जैसे दक्षिणी चीन सागर है, यहाँ पर पनडुब्बी हस्तक्षेप और बचाव कार्य का संचालन होगा। ठीक है, तो 2 फेजों में जिसका आयोजन किया जाएगा। ये दोनों आयोजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे देखें, बाबा कल्याणी प्रतिष्ठित ASME हाले मेडल से सम्मानित हुए हैं। ठीक है, ASME हाले मेडल से किसको सम्मानित किया गया है, बाबा कल्याणी को सम्मानित किया गया है। देखा जाए तो भारतीय फोर्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, भारत फोर्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बाबा कल्याणी को अमेरिकी सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है, अमेरिकी सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स द्वारा प्रतिष्ठित हाले मेडल से सम्मानित किया गया है। यहां पर देखा जाए यह इंजीनियरिंग जगत का सबसे पुराना और सम्मानित अंतरराष्ट्रीय सम्मानों में से एक है। 1924 में स्थापित यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी अनूठी इंजीनियरिंग उपलब्धि समाज के लिए समयानुकूल और व्यापक लाभ प्रदान करती है। देखा जाए तो इस वर्ष यह सम्मान बाबा कल्याणी के असाधारण नेतृत्व, नवाचार को बढ़ावा देने, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और विनिर्माण उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत ने राष्ट्रीय भू ऊर्जा नीति लॉन्च की है। भारत के द्वारा राष्ट्रीय भू ऊर्जा नीति लॉन्च की गई है। देखते हैं क्या खबर है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारतीय भू ऊर्जा नीति लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य भारत की लगभग 10 गीगावाट छूती भू ऊर्जा क्षमता का उपयोग करना है, जो 10 भू ऊर्जा क्षेत्रों में फैली हुई है। देखा जाए 10 गीगावाट की जो अछूती भू ऊर्जा क्षमता है, उसका उपयोग करने के उद्देश्य से भू ऊर्जा नीति भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। देखा जाए तो यह नीति अनुसंधान केंद्र एवं राज्यों के सहयोग, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर केंद्रित है। इसमें विद्युत उत्पादन, सीधे उपयोग वाली हीटिंग, कूलिंग, पर्यटन, जल शोधन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यह नीति इंपॉर्टेंट हो जाती है, राष्ट्रीय भू ऊर्जा नीति। इसको नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा देखा जाए लॉन्च किया गया है। यह नीति निर्माण, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी नवाचार पर जोर देती है, ताकि जो भू भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य को समर्थन देने के लिए विश्वसनीय एवं स्वस्थ ऊर्जा क्षेत्रों के रूप में विकसित हो सके। ठीक है, चलिए आगे देखें। भारत सऊदी अरब और पाकिस्तान ने रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जो सऊदी अरब है और पाकिस्तान के बीच में रणनीतिक रक्षा समझौते पर देखा जाए, जैसे नाटो का है कि हम पर हमला तो तुम पर हमला, और जैसे भारत और USSR ने जब 1971 का युद्ध हो रहा था उस टाइम पर पैक्ट साइन कर रखा था, रक्षा रणनीतिक समझौता कर रखा था, उसी प्रकार से समझौता देखा जाए सऊदी अरब और पाकिस्तान ने आपस में कर रखा है। और यहां पर देखा जाए मामला क्या है, बेसिकली इजराइल के द्वारा जो कतर पर अटैक किया गया, ठीक है, कतर पर देखा जाए अटैक किया गया था, उसी के बाद ये अवश्यांभी भी हो गया था कि जो सऊदी अरब है अपने डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर देगा। तो उसने क्या किया, यहाँ पर पाकिस्तान के साथ देखा जाए तो एक समझौता कर लिया है। और इसके तहत होगा क्या कि पाकिस्तान के सैनिक जो है ये सऊदी अरब में जाएंगे, सऊदी अरब के डिफेंस में हमेशा खड़े रहेंगे। यहाँ पर चर्चा करें तो सऊदी अरब और पाकिस्तान एक ऐतिहासिक रणनीतिक आपसी समझौते
ठीक है, आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत दोनों देशों पर किसी भी हमले का दोनों पे हमला माना जाएगा। मतलब दोनों देशों में किसी पर भी हमला होता है तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। अगर जैसे ऑपरेशन सिंदूर भारत वापस से कंटिन्यू करता है, ठीक है, तो अभी देखा जाए भारत की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सऊदी अरब के साथ और मजबूत जब की जाएगी तो वो सब बात की बात है। लेकिन जो कहा जा रहा है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर अगर वापस से भारत कंटिन्यू करता है या भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो ये अटैक माना जाएगा कि सऊदी अरब पर भारत अटैक कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये समझौता जो सभी सैन्य साधनों को शामिल कर सकता है, पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर द्वारा समर्थन प्राप्त है इस समझौते को। समझौता उस समय आया है जब दोहा में इजरायली हवाई हमले के बाद गल्फ क्षेत्रों में तनाव बढ़ गया है। देखा जाए तो इसका क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान के परमाणु छत्र के तहत सऊदी अरब की सुरक्षा भी शामिल हो सकती है, जो इजराइल, अमेरिका, चीन और भारत की रणनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। यहां पर देखा जाए भारत इस विकास पर नजर बनाए हुए है और मध्य पूर्व तथा दक्षिण एशिया में अपनी सुरक्षा और कूटनीतिक प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है भारत के द्वारा। ठीक है, भारत यहां पर देखा जाए पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है कि क्या क्या इंप्लीकेशन यहां पर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर देखें। WTO की रिपोर्ट है, AI बढ़ा सकता है वैश्विक व्यापार और समावेशी विकास। ये कौन कह रहा है? WTO कह रहा है। इसी प्रकार की एक रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में हमने चर्चा की थी। यहाँ पर WTO की भी एक रिपोर्ट है, AI बढ़ा सकता है वैश्विक व्यापार और समावेशी विकास। यहाँ पर देखा जाए विश्व व्यापार संगठन WTO ने अपनी रिपोर्ट, क्या है रिपोर्ट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ट्रेड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इस नाम की रिपोर्ट है। परीक्षा में से पूछेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ट्रेड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? यह विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के द्वारा जारी की गई है। यहां पर देखा जाए इस रिपोर्ट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक परिवर्तनकारी तकनीकी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो सही नीतियों के पालन पर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में सक्षम बताया गया है। देखा जाए तो रिपोर्ट के अनुसार AI व्यापार लागत घटाने, उत्पादकता बढ़ाने, आय असमानता को कम करने में मदद कर सकती है। देखा जाए तो ये नवाचार को भी तेज करती है और उन देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खोलती है जिनके पास महत्वपूर्ण खनिज या अच्छे ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, आगे हम चर्चा करें। मरियम फातिमा बनी बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर। ठीक है, बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बन गई है। कौन? मरियम फातिमा। देखा जाए तो मरियम फातिमा ने इतिहास रचते हुए बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर का खिताब जीता है। उन्होंने यह शीर्षक कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप 2000 फिडे रेटिंग पार करने के बाद हासिल की है। ठीक है, तो इस तरीके से ये नाम आप याद रख सकते हैं कि बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है, इनका नाम है मरियम फातिमा। ठीक है, तो आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उन पे हमने चर्चा की। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है आपके लिए, इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वस्थ नारी सशक्त अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल एनीमिया की जांच करना, महिला व परिवार स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय केंद्रित अभियान है, पोषण माह का वैकल्पिक नाम है, या ग्रामीण रोजगार योजना है? क्या है ये मुख्य उद्देश्य, इसका क्या है ये आप कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नीति आयोग की रिपोर्ट AI फॉर विकसित भारत के अनुसार 2035 तक AI भारत की GDP में कितनी वृद्धि हो सकती है? 100 से 200 बिलियन, 300 से 400 बिलियन, 500 से 600 बिलियन, 800 से 900 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन कहां पर किया गया? पटना, पूर्णिया, दरभंगा या गया में। क्वेश्चन नंबर 4 है देश का सबसे बड़ा खेल परिसर वीर सावरकर खेल परिसर कहां खोला गया है? दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद या मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का पहला स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? मरियम फातिमा ने, आनंद कुमार, वेल कुमार ने, शिवा केसवन या बजरंग लाल ने। क्वेश्चन नंबर 6 है इंस्पायर अवार्ड 2025 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? जयपुर, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, बेंगलुरु अर्बन। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत ने किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर टैग के लिए नामित किया है? नालंदा, सारनाथ, अमरावती या कांचीपुरम। क्वेश्चन नंबर 8 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? 28वीं, 38वीं, 48वीं या 58वीं। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय क्रिकेट टीम का जर्सी प्रायोजक कौन बना है? JK सीमेंट, कैनवा, अपोलो टायर्स या पेप्सिको। और अंतिम सवाल है राष्ट्रीय भू ऊर्जा नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? जो राष्ट्रीय भू ऊर्जा नीति लाई गई है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 50 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करना, 10 गीगावाट सौर जो भू ऊर्जा क्षमता है इसका दोहन करना, या पवन ऊर्जा का निर्यात करना, बायोफ्यूल आधारित परिवहन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए आज अपने इस वीडियो में हमने आपसे पूछे हैं 10 सवाल। इन 10 सवालों को उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसी के साथ देखा जाए जो हमारे करंट अफेयर रिमेनिंग थे वो सारे करंट अफेयर होते हैं कंप्लीट। इन वीडियोस को आप देखिए, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए ये वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण है। नीतियों और योजनाओं के बारे में चर्चा की जाती है, साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उन पर चर्चा की जाती है, मेंस के लिए जो महत्वपूर्ण डाटा है उन पर भी चर्चा की जाती है। इस वीडियो का क्लास PDF टेस्ट इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, पिन कमेंट को चेक करना, या आप हमारे वेबसाइट पर जाइएगा, वहां से देखा जाए तो वीडियो लेक्चर के सेक्शन में आपको
सितंबर महीने का पैकेज दिख जाएगा, जिसको आप ज्वाइन करके इस वीडियो की क्लास पीडीएफ पीपीटी इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए